अच्छा ठीक है। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल है मेरे भाई? राधे राधे, राम राम जी, राधे राधे। हेलो हेलो हेलो। अच्छा ठीक है, सब बढ़िया है। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हाल? कल थोड़ा कम समझ में आया। रिवीजन करो एक बार भाई। रिवीजन करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। रिवीजन करोगे ना तो पूरा समझ में आएगा, चिंता मत करो। और अगर कहीं पर कम समझ में आता है तो आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को दोबारा देख लिया करो। अगर क्लास को दोबारा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा बताएंगे, 3 बार बताएंगे, उसकी आप चिंता मत करना। ऐसा मत सोचना कि भाई बताएंगे नहीं, बताएंगे। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, उसकी तो चिंता ही ना करो आप। उसकी चिंता ना करो बिल्कुल भी। नहीं मिल गया जी। इसका एसी है, 26 पे चला दे, 25 26 है। रिवीजन में मदद हो सकती है वर्कशीट। भाई सारे पीवाईक्यू तो मैं करा रहा हूँ विश्वनाथ भाई, पहले पीवाईक्यू पर ध्यान दो। एक बार जब पीवाईक्यू कर लोगे तो वर्कशीट फिर हलवा हो जाएगी, फिर चिंता मत करो। पहले एक बार सारा फोकस, जितनी आपकी ताकत आपके शरीर में है वो सारी ताकत पहले पीवाईक्यू पे लगा दो। जब एक बार पीवाईक्यू आप कर लोगे तो आपको लगेगा कि जो पेपर होता है ना, पेपर पीवाईक्यू के इर्द गिर्द 15 से 20% की परिविधि के आसपास पेपर घूमेगा। बात समझे? कोई नहीं कर, तो इसलिए उस पर ध्यान करिए। जो मैं बता रहा हूं थोड़ा विश्वास लेके थोड़ा सा विश्वास करके उस पर काम करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप शांति के साथ जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसा करिए, और यदि फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताना, ठीक है? चलिए, यहां पर जिसका कमेंट आता है मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है? चलिए आइए, कोई बात नहीं, सवाल क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको विस्थापन, देखिए अभी तक हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं। 1 सेकंड में आपको बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। हम आपको पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़ाई हैं उनमें मैं आपको कुछ प्रकार पढ़ा चुका हूं। आज हम बिल्कुल अपने लास्ट फेज में पहुंच गए हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। और विस्थापन अभिक्रियाओं के बाद आपको पढ़ाई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बाद जो आपको पढ़ाएंगे आज वो होगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिन्हें आप उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं कहते हो। और फिर आपको पढ़ाया जाएगा उष्मा अक्षेपी एक्सोथर्मिक या और उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं आप आज पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पहले रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर चलते हैं। जब आप रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो इसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा जाता है।
पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सब कुछ लिखा गया है, बस मैं हाथ से एक बार आपको बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी और समझ में आ जाए बात। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रियाएं कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं कहा जाता है किसको? इसी अभिक्रियाओं को, ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं, ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं उपचयन और रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। जब हम लोग उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। और किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ से हट जाता है, जैसे आपने द्विविस्थापन और विस्थापन में देखा है, कुछ तत्वों से हट जाता है और कुछ तत्वों के साथ आ जाते हैं कुछ यौगिक या कुछ तत्व कहते हैं। आवाज कुछ लेट से आ रही है, अच्छा ठीक है। उपचयन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, अपचयन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें से ऑक्सीजन हट जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें से हाइड्रोजन हट जाता है, उसमें से हाइड्रोजन हट जाता है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। 1 मिनट में समझेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और तीसरी बात होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो आज की क्लास में हम यही बातें समझेंगे क्या, कि वो अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन अपचयन एक साथ हो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। केवल उपचयन अभिक्रिया कहें तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, हाइड्रोजन हट सकता है या हट जाता है और इलेक्ट्रॉन जिसमें से त्याग दिया जाता है। अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन अभिक्रियाएं जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, इन सारी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये सारा जहां होगा इन्हें उपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। और ये जो दोनों एक साथ होगा इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहली डेफिनेशन पर चलते हैं। पहली डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, एक बार इसको हटाना, एक बार लिख लीजिए, फिर ये हटाना पड़ेगा। एक बार आप लिख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तेजी से, जल्दी। मैं इसको हटा रहा हूं, फिर चलिए लेते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उन्हें उन अभिक्रियाओं को उपचयन या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी आती है, उन्हें हम लोग अपचयन कहते हैं, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का ह्रास जिसमें होगा उसे अपचयन कहेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि जिसमें होगी उसे कहा जाएगा उपचयन अभिक्रियाएं। यहां से आगे चले तो आपको यहां से आगे चलने पर 3-4 बातें सीखनी होंगी। पहली बातें क्या होंगी? जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, देखो उल्टा है दोनों। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बातें हो गई। और जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित हो जाएगा और दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाएगा, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा होगा, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यह तो डेफिनेशन की बात हुई, अभी तक हम समझे नहीं है कि हो क्या रहा है। अभी तक सिर्फ हम लोग यह बात समझ पाए हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे या हम रिडक्शन किसे कहेंगे। दो ही बात समझे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन आता है, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन चला जाता है, किसी दूसरे के साथ चला जाता है, तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात हमें समझनी है कि जब हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन उसमें से जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से जाता है, हाइड्रोजन उसमें से जाता है और इलेक्ट्रॉन उसमें से जाता है। बात क्लियर। और अगर अपचयन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन उसमें आएगा और इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। यह बात हुई। अभी थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझकर चलते हैं। चलिए, पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने कहा कि हमने कॉपर लिया और कॉपर की रासायनिक अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई। कॉपर की रासायनिक अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई। टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर हम इसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। और क्योंकि दो तत्व मिलेंगे आपस में, दो तत्व आपस में मिलेंगे, तो यह संयोजन वाली अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। बना क्या है? कॉपर ऑक्साइड बना है। बनकर तैयार क्या हुआ है? बनकर तैयार हुआ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है सर। अब यह बताइए कि ऑक्सीजन किसके साथ आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है कॉपर के साथ। तो अगर किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन आता है तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसका यहां पर उपचयन हुआ है? तो कॉपर का उपचयन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन या कॉपर का उपचयन हुआ है। इसी वजह से हम कहेंगे कि यह जो अभिक्रिया हुई, यह उपचयन अभिक्रिया हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, उपचयन अभिक्रिया हुई या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुई। मेरे को बताइए, एग्जाम्पल समझ में आया? मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। एक और अभिक्रिया लेते हैं कि आपने कार्बन लिया, जिससे हम लोग कोयला कहते हैं, और कोयले की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन से करवा दी। तो क्या बना? ये CO2 बन गया, CO2 बन गया। अगर ये CO2 बन गया तो ऑक्सीजन किसके साथ आया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया। और अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया तो ये अपचयन अभिक्रिया हुई। क्यों हुई उपचयन अभिक्रिया? क्योंकि इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो क्या आप यह कह सकते हो कि यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी है, और यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ यह एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया भी है। बच्चों, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लेते हैं कि आपने सल्फर लिया, या बहुत अच्छा एग्जांपल जो एनसीईआरटी देती है, आपने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह मैग्नीशियम का यहां पर ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि तत्व दूसरा आकर मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया है। बात क्लियर है? हां, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो कोई अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो सकती है। अमिताभ, यह कोई भी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो सकती है। इसलिए हमने एक बात आपको क्लियर करने की कोशिश की। आगे यहां से चलते हैं, यहां से आगे चले। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी क्या देती है? दूसरा एग्जांपल यह देती है कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है और यह हाइड्रोजन है। मैं लिख देता हूं, बहुत आराम से समझना है, क्योंकि पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको एक दो सवाल यहां से मिल जाएंगे। यह कॉपर ऑक्साइड है और यह हाइड्रोजन है। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया एक साथ करवाएंगे तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, ये O है, ये O है। तो ये जो हाइड्रोजन है, कॉपर से क्या हट गया? कॉपर से O हट गया।
देखो ध्यान से, कॉपर से O हट गया। अगर कॉपर से O हट गया तो इसका मतलब यह है कि कॉपर का अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन किसके साथ आया? हाइड्रोजन किसके साथ आया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसके साथ आ गया? हाइड्रोजन के साथ आ गया। ऑक्सीजन किसके साथ आया? हाइड्रोजन के साथ आया। तो इसका अपचयन हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो एक में से ऑक्सीजन हट गया और एक के पास ऑक्सीजन आ गया। एक में से ऑक्सीजन हट गया और एक में से ऑक्सीजन आ गया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए। जब आप तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड है और ये कॉपर है। जिंक ऑक्साइड की जब ये कार्बन से, माफ कीजिएगा, कार्बन है, कार्बन है और ये जिंक ऑक्साइड है। जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया आप कार्बन से करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, जिंक में से ऑक्सीजन हट जाएगा। जिंक में से ऑक्सीजन हट गया तो जिंक का अपचयन हो गया, ऑक्सीजन हट गई है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है तो कार्बन का उपचयन हो गया है। एक के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एक के साथ ऑक्सीजन हट गया और एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इन दोनों दोनों क्रियाएं जहां होती हैं तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है जहां पर एक का अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अरे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी चिंता मत करो, लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर अगर यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, अगर यहां पर बराबर लिखा होता तो ये रिएक्शन गलत थी। तुम रोजाना मुझे परेशान करते हो। मान लेते हैं कि, सुनो ध्यान से, अगर यह अभिक्रिया ऐसे लिखी होती, यह अभिक्रिया ऐसे लिखी होती, यहां बराबर का निशान होता तो यह अभिक्रिया गलत होती। लेकिन अगर यह अभिक्रिया ऐसे लिखी है प्लस H2 और Cu प्लस H2O तो यह अभिक्रिया सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह संतुलित होने का, ये चिन्ह संतुलित होने का उदाहरण है या संकेत है। ये चिन्ह संतुलित होने का संकेत है। तो अगर संतुलित होने का संकेत है तो आपने संतुलित का संकेत लगा रखा है, लेकिन आपके समीकरण तो संतुलित है नहीं। यहां कॉपर 2 है, यहां कॉपर 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। तो संतुलित रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन संतुलित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन गलत है। जब हम ऐसे लगाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, यह संतुलित अभिक्रिया को नहीं दिखा रहा। तो यह रिएक्शन ठीक है, मैं यहां 2 लिखूं या ना लिखूं यह अलग बात है, लेकिन यह रिएक्शन को दिखाता है। आप ध्यान से समझे इस बात को। जो बच्चे रोजाना इस बात को मेरे से पूछते रहते हैं, मैं उनको दोबारा से बताना चाहता हूं कि अगर बराबर का निशान लगा होगा तो यह रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने संतुलित का चिन्ह लगा रखा है, जबकि रिएक्शन संतुलित है नहीं, जबकि रिएक्शन संतुलित है नहीं। और जब हम यहां कहते हैं, जब आप यहां कहते हैं तो यह रिएक्शन संतुलित का नहीं है। क्या आप बात समझे कि नहीं? क्या आप समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए यह रिएक्शन गलत नहीं है, रिएक्शन ठीक है। ऐसे चिंता मत करो कि यहां 2 क्यों नहीं लगाया, 2 लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है। क्यों? क्योंकि यह चिन्ह जो है संतुलित का चिन्ह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जिंक ऑक्साइड में चले गए आप। एक तरफ उपचयन, अपचयन हो गया जिंक ऑक्साइड का। अपचयन का मतलब है कि जिंक में से जो है आपकी घट गई है ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यह कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हो गया है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है और जिंक का रिडक्शन हो गया है, और जिंक का रिडक्शन हो गया है। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहां एक अभिक्रिया और दी गई है, यहां एक अभिक्रिया और दी गई है। वो क्या है कि ये लिया आपने कॉपर ऑक्साइड, ये लिया आपने हाइड्रोजन। ठीक है सर। सर कॉपर ऑक्साइड जाकर कार्बन में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड जाकर कार्बन में बदल गया, तो इसका क्या हो गया है, इसका अपचयन हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से क्या घट गया है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन घट गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन में आए, जब हम लोग हाइड्रोजन में आए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का अपचयन हो गया है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अगला, ये एग्जाम्पल आपके सवाल में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है ये एग्जाम्पल। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर गया तो ऑक्सीजन हट गया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद इधर गया तो ऑक्सीजन हट गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो यहां जाने के बाद क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्यों रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हट गया है। एक बात ठीक है, ये HCl है, HCl में से इधर जाएंगे तो HCl यहां चला गया, इधर आया तो इसमें से हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया है। और अगर हाइड्रोजन इसमें से हट गया है तो इसका उपचयन हुआ है, उपचयन मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अभी अभी मैंने आपको 3 बातें बताई। क्या बताया कि अभिक्रियाएं जो होंगी 2 प्रकार की हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन को हम लोग कहेंगे उपचयन, ऑक्सीडेशन को कहेंगे उपचयन। इसकी 3 खास बातें होंगी। पहली बात क्या होगी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, पहली खास बात तो यह होगी। दूसरी बात यह होगी इसमें हाइड्रोजन जो है हट जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है सर। और तीसरी बात यह होती है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है सर। अब यहां बताइए एक बार, HCl में से ये जो हाइड्रोजन है, HCl में से हाइड्रोजन हटा है। अगर हाइड्रोजन हटा है तो ये उपचयन अभिक्रिया हुई। क्यों उपचयन अभिक्रिया हुई, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया है, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया है, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया है। बात क्लियर है? अच्छा सर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। और ये एग्जाम्पल क्या कहता है, H2S यहां लिया है और H2S में से जब यहां सल्फर अकेला जाकर बचा तो इसमें से हाइड्रोजन हट गया, यहां हाइड्रोजन हट गया है। और अगर यहां देखोगे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन आ गया है। जिसके साथ हाइड्रोजन आ गया है वह अपचयन है, और जिससे हाइड्रोजन हट गया है वह उपचयन है। मुझे लगता है अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सुंदरम भाई ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं, सवाल लेते हैं। पहला सवाल ग्रुप डी 2018 में सवाल है। मेरे को एक बार बताइए कि क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए कि क्लियर है कि नहीं। बताइए क्लियर है क्या बात। जब हम हाइड्रोजन सल्फेट की बात करेंगे, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, भैया कह रहे हैं एक बार रिवाइज करा दो। चलो जी, रिवाइज कर लो, फिर सवाल करते हैं। मैं यहां पर पढ़ाने आया आपको, क्या पढ़ाया कि मैं आज पढ़ाऊंगा आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। जब उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं आप पढ़ने आओगे तो आप कहोगे कि 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक में ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है और एक में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है जिन तत्वों में, उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिवाइज कर लीजिए जिसको कम समझ में आया भैया, अभी वक्त है। पहला, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी। और तीसरी बात मैंने बताया, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या बात समझ रहे हैं हम? ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। अगली बात, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हो तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां से आगे बढ़े, आपने एग्जाम्पल लिया कि कॉपर और ऑक्सीजन को आपने एक साथ अभिक्रिया कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगर कॉपर ऑक्साइड बना तो कॉपर का जो है उपचयन हो गया है, कॉपर का उपचयन हो गया है, कॉपर के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उपचयन अभिक्रिया हुई। फिर आपने ये कुछ एग्जाम्पल लिए। यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर हट जाता है, कॉपर हट जाता है, और ये जो आपका ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल जाता है। तो हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का तो इसमें आप उपचयन कह रहे हो, क्योंकि इसके साथ क्या मिल गया आपको आकर, आपको क्या मिला है उपचयन के साथ आकर, हाइड्रोजन मिल गया है। और अगर आप कॉपर का देखोगे तो कॉपर में से हट गया है तो इसका अपचयन हुआ है। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही हो तो जहां भी अप जुड़े, अपमान सुना है ना, अपमान, अपमान का मतलब मान घट जाना, अपमान का मतलब मान घट जाना। तो अगर अपचयन आ रहा हो, अगर अपचयन आ रहा हो तो ऑक्सीजन का घट जाना, अपचयन आ रहा हो तो ऑक्सीजन का घट जाना, ऑक्सीजन का घट। और अगर ऑक्सीजन घट गई है तो दो चीजें बढ़ेंगी, हाइड्रोजन बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ऐसे कुछ रट्टा मार के याद कर सकते हो। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला कहा तो जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल आपने देखा कि जिंक ऑक्साइड में आपने कार्बन लगाया, कार्बन लगाया तो जिंक ऑक्साइड में, यहां पे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया तो इसका अपचयन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और देखो अप लिखा है मतलब ऑक्सीजन चला गया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है तो इसका उपचयन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन को आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो गया है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो ये रिडक्शन अभिक्रिया है, ये रिडक्शन अभिक्रिया है। ठीक है, यहां से आगे चले, यहां से आगे चलेंगे तो देखिए कॉपर ऑक्साइड को आपने फिर देखा कि उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है। जब उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है तो हमने कहा ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। एक बार बताते चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, अगर ऑक्सीजन हट गया इसमें से तो आप कहोगे इसका अपचयन, इसका अपमान हो गया, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई है। इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है तो अपचयन का उल्टा क्या है, उपचयन है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। चलिए अगला सवाल। फिर हमने एनसीईआरटी ने एक सवाल दिया है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराई। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हुआ। HCl में जो है, HCl में से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर हाइड्रोजन हट गया, अगर हाइड्रोजन हट गया है तो यह उपचयन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि आपने कहा था कि केवल ऑक्सीजन के आधार पर ही, केवल ऑक्सीजन के आधार पर ही हम ये नहीं कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है नहीं, हम तीन बातें देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। अच्छा अब ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो सर अब हम लोग सवाल ले लेते हैं, ये ब्रोमाइड है और ये सब आपको समझ में आया। सवाल लेते हैं पहला सवाल ग्रुप डी 2018 में आया है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है चलो अब समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब लिखो, अब लिखो, अब ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये HCl है और भाई इसमें जो है ये जो तीर है ना, ये तीर थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ये भैया ने तीर ऐसे लगा दिया है,
ये तीर ऐसे लगेगा। अब देखो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये HCl है, ये 4 बार को पहले मत देखा करो तुम। ये जो नीचे लिखा है इसे तो ध्यान दो, इसके बगैर तो ये तो बिगड़ जाएगा, ये तो बिगड़ जाएगा। लेकिन आगे जो लिखा है इससे चिंता मत किया करो, इससे ये मत सोचा करो कि सर ये 4 लग गया, गलत बता रहे हो सही बता रहे हो, इसकी चिंता मत किया करो। अच्छा अब बताइए मुझे, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो पहले तो हम यही देख लेंगे, संयोजन नहीं, विस्थापन नहीं, दोहरा विस्थापन नहीं, तो कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया है भाई? इसका ऑक्सीजन चला गया, क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। सर इसमें से हाइड्रोजन चला गया, इसमें से हाइड्रोजन चला गया, तो ये उपचयन है क्योंकि इसका अपचयन है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन चला गया। ये उपचयन है क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। बात क्लियर हो रहे हैं? एक सवाल हो गया। यहां से आगे बात ठीक है, यहां से चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सभी बच्चों का जवाब सही है। अब तो आप ये वाली अभिक्रियाएं समझ जाओगे कि नहीं, कि रेडॉक्स, ये जो विस्थापन कौन सी है। जब विस्थापन लिखा हो तो इसका मतलब समझ के चलना कि ये एकल विस्थापन है, ऐसा समझ के चलना। चलो अगला सवाल लिया, अगला सवाल लिया, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कोई भी धातु लो, सोडियम लो, आप मैग्नीशियम लो, आपका कॉपर लो, आप फेरस लो, कोई भी धातु अगर आप ऑक्सीजन के साथ धातु करवाएंगे तो क्या बनता है? तो सर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उसमें क्या आ जाता है? अरे टिक तो कर दिया भाई, टिक करने में भी क्या आफत आ जाती है भाई। लो ठीक है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपने कॉपर लिया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लेने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जब धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया बनती है तो धातु ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है इसमें उपचयन होता है, इसमें उपचयन होता है। उपचयन क्यों होता है? क्योंकि धातु के साथ ऑक्सीजन आकर मिल जाता है, धातु के साथ ऑक्सीजन आकर मिल जाता है। अगला सवाल लेंगे। चलिए, ये आरआरबी जेई का सवाल है, ग्रुप डी से काफी अच्छा लेवल आता है आरआरबी जेई में। उसका सवाल है कि अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन लेंगे तो ये कॉपर हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या अपचयित हुआ है? अपचयित में अप पकड़ेंगे, अपमान किसका हुआ है? जिसका अपमान होता है उसकी ऑक्सीजन चली जाती है, जिसका अपमान होता है उसकी ऑक्सीजन चली जाती है, मतलब उसका सम्मान चला जाता है। सम्मान क्या है? ऑक्सीजन है। तो सर अपचयन किसका हुआ? अपचयन तो इसमें गया किसका सम्मान? सम्मान कॉपर का गया है, तो कॉपर का सम्मान गया है सर। बहुत बढ़िया। ए क्यों बता रहे हो संध्या भाई? ए क्यों बता रहे हो? ये कह रहा है कि किसका अपचयन हुआ है? अपचयन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का तो इसमें उपचयन हुआ है भाई, हाइड्रोजन किसका इसमें उपचयन हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है? इसमें ऑक्सीजन मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल है। चलो तीसरा सवाल लेंगे। क्या कहता है? जिंक, ये जेई 2024 का सवाल, कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl के साथ, जब जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जब जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ की जाती है तो क्या होता है? क्या होता है ये बताइए। जब जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के किसके साथ की जाएगी? HCl के साथ की जाएगी, तो क्या होगा ये सवाल बताना है। हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होगा पहली बात, तो ये बनेगा ZnCl, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। चलिए, तो हमें तो ऐसा लगता है कि जो है जिंक और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होगा। क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिंक और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिंक अपचयित हो जाता है, जिंक है ये, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड होना चाहिए था। जिंक ऑक्सीकृत होता है, जिंक अपचयित होता है। जिंक जो है, जिंक में से क्या हटा है? तो इस सवाल में यहां कुछ दिक्कत है भाई,
इस सवाल में यहां कुछ दिक्कत है यहां, तो इसको थोड़ा लेते हैं, इसको देखेंगे बाद में। इस सवाल में यहां कुछ दिक्कत है, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5, ये क्या कहता है? जब सोडियम का एक परमाणु, लिखे ध्यान से, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो यह बताइए कि जो आपका सोडियम है, इसकी जो परमाणु क्रमांक है सोडियम का 11 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? 2, 8, 10 और 1 11। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? 2 और 8 10 और 1 7 17। तो सर ये जो होगा क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, ग्रहण करेगा, और ये जो सोडियम होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसी का क्या होता है? उसी का उपचयन होता है। जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा और उपचयन होगा। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खोता है। अगर इलेक्ट्रॉन को खोता है सोडियम का परमाणु, तो भाई ये विक्रिया होगी। ये जेई का सवाल है 2000 आरआरबी जेई का। बात क्लियर है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे, अब अगली बात पर चलेंगे। चलिए अब अभिक्रियाओं पे आएंगे जिसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं? इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? आपने अपने घर में बिना बुझा चूना लेकर आए, और बिना बुझा हुआ चूना लाकर, वो जो जब पुताई करते हैं घरों में, बिना बुझा हुआ चूना लाकर आपने किस में डाल दिया? बाल्टी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो जब आपने पानी में बिना बुझा हुआ चूना डाला तो इसमें से हीट निकलेगी, गैस निकलेगी। जिन भी अभिक्रियाओं, और पानी हो जाएगा गर्म, पानी हो जाएगा गर्म, तो हम क्या कह रहे हैं? जिन भी अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हीट निकलती होगी, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिन भी अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हीट निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जी पहला सवाल क्या है। अच्छा, ये है क्या? ये क्या कहता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा निकलती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए यहां से आगे चले तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं। हमने रिएक्शन लिया कि पानी लिया, हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस को पानी के साथ मिलाया। पहला एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस को पानी के साथ मिलाया तो पानी बन गया और इतनी उसमें से हीट निकली। तो ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर आप पानी को ऑक्सीजन के साथ अगली अभिक्रिया लेंगे अगर हम ग्रेफाइट के साथ, अगली अभिक्रिया लेंगे अगर हम अगली अभिक्रिया लेंगे अगर हम ग्रेफाइट के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो इसमें से ये कैलोरी निकल जाती है। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
आपके पेपर में यह सवाल पूछा गया है। ये मीथेन है, इसे ही प्राकृतिक गैस कहते हैं। ये एनसीईआरटी के ही बता रहा हूं मैं सारी बातें आपको, आप साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलें। ये प्राकृतिक गैस या इसे नेचुरल गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस में मीथेन है, ये मीथेन है। और जब इसमें ऑक्सीजन, मीथेन में जब ऑक्सीजन घोली जाती है या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो CO2 बनता है और इसमें से ये ऊर्जा निकलती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीथेन में जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। क्योंकि ऊर्जा निकल रही है इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी, जो उष्मा को एब्जॉर्ब करेगी उसमें उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए पहले ये एक एग्जांपल लेते हैं। पेपर में नहीं आएगा, बस मैंने वैसे बताया है, पेपर में नहीं आने का। ये उष्मा शोषी से आपका कोई सवाल नहीं आया है। जो उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है वो आपको बताया गया है। चलिए पहला एक सवाल लेते हैं, बाकी सवाल फिर आप करेंगे घर जाके। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी मुक्त करती है? यह सवाल आपका 2022 में आया है ग्रुप डी में। कौन सी अभिक्रिया है जो उत्पाद भी बनाती है उसके साथ साथ उष्मा भी रिलीज करती है? तो आप कहेंगे सर इसमें से उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगली बात सवाल नंबर 2 कि क्या होता है जब किसी अनबुझे चूने को जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया किया जाएगा। ग्रुप डी का 2022 का सवाल है कि जब किसी अनबुझे चूने है कि प्राकृतिक गैस के जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस हम लोग प्राकृतिक गैस में 70 से 80% तक मीथेन होता है। तो जब मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है और हीट निकलती है। यह सवाल भी 2022 का आया हुआ सवाल है कि अगर प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो प्राकृतिक गैस के जलाने के बाद ऐसा क्यों होता है। अगला सवाल है, अगले सवाल में कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? बुझे हुए चूने को अगर आप पानी में डालेंगे तो सर हां, बुझा हुआ चूना बनाना तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को जब रेस्पिरेशन होता है, जब आपकी सांस बाहर निकल रही है तो गर्म सांस बाहर निकल रही है। जब आप सांस लेंगे, सांस नाक से बाहर सांस निकल रही है तो गर्म सांस बाहर निकल रही है। तो तीनों, श्वसन भी एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक सवाल देखें अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। कब का सवाल है? 2016 में आया है एनटीपीसी में कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमेशा उष्मा एब्जॉर्ब होगी ही होगी, जिसमें हमेशा एब्जॉर्ब होगी ही होगी उष्मा, वह कौन सी अभिक्रिया होगी? सर अपघटन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया भाई, वाह, शानदार शानदार। आज तो जो है बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे, शानदार। कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हमेशा उष्मा शोषी होगी? उष्मा मतलब लिया जाएगा, तो उष्मा लिया जाएगा तो आप किस में लेंगे? अपघटन अभिक्रिया में लेंगे ना। किसी भी चीज को आपको तोड़ना होगा, किसी भी चीज को आपको तोड़ना होगा। मान लेते हैं कि आप कार्बन ऑक्साइड को ही तोड़ना चाहते हैं, हीट देकर तोड़ना चाहते हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड को तोड़ना चाहते हैं तो कॉपर और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये एक प्रकार की विघटनकारी अभिक्रिया हुई। सारी विघटनकारी अभिक्रियाओं में आपको उष्मा देनी ही पड़ेगी, उष्मा देनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे, अगला सवाल लेते हैं। सवाल कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती है? किस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती है? 2017 में आया है, एनटीपीसी का सवाल है। किस रासायनिक अभिक्रिया में निकलती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकलती है। ठीक है जी, अगला सवाल लेंगे। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है नहीं, उष्मा का अवशोषण होता है नहीं, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है नहीं, उष्मा निकलती है। 2018 का सवाल है ग्रुप डी का। सवाल देख लीजिए आप सवाल देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अगला, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया। जब आप गोबर का खाद देखते हैं, गोबर के खाद को
गोबर के खाद को जब ट्रॉली में भरते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। गोबर का खाद भीतर ही भीतर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? कैसी अभिक्रिया हो रही है? उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। जब वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। सवाल नंबर अगला लेंगे, कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? किसमें उष्मा निकल रही है? किसमें उष्मा निकल रही है? ऊर्ध्वपातन नहीं, विकल्प नहीं, पानी का व्यास भी। बिना बुझा हुए चोने को जब पानी के साथ लेकर आएंगे तो इसमें से अभिक्रिया जो हो जाएगी वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अगला सवाल लेंगे और सवाल कहता है ये, बस कुछ नहीं कहता सवाल पूरे हो गए। ये थी हमारी आज की क्लास। और अब जब हम अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। मुझे लगता है कि यह आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो मंडे में मिल रहे होंगे मेटल और नॉन मेटल पढ़ाएंगे। आप अपने केमिस्ट्री के सिलेबस के बहुत नजदीक हैं, तो आप रिवीजन करते रहिए और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, किसी की कोई बात है तो बताइए जल्दी से। दूसरी क्लास का आप 10 मिनट आपको पहले छोड़ेंगे क्योंकि एक इवेंट है हमारा। जल्दी बताइए, जल्दी तेजी से भाग के बताइए किसी की कोई बात है तो। बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, आज थोड़ा इवेंट है तो इसके लिए खत्म कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, कल है सर। हाँ, तो कल होगी धातु की क्लास आपकी, कल होगी। मुझे लगा आज फ्राइडे है, कल होगी आपकी धातु की क्लास। ठीक है, कल हम लोग धातु है धातु पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते, खुश। कल क्लास होगी आपकी, मंडे गलत बोल दिया था, गलती से बोल दिया था। कल क्लास होगी, मेटल नॉन मेटल की क्लास कल होगी, मेटल नॉन मेटल की क्लास कल होगी। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।